Dear students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. I am member of Indian Association of Physics Teachers, IAPT. I have been teaching physics for 35 years. बच्चों, मैं आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, ये 3 बातें मैं दूंगा आपको. कुछ मैं बोर्ड पे लिखूंगा और कुछ बोल करके आपको वीडियो में दूंगा. आप उसको अधिक से अधिक को अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, क्योंकि नोटबुक में कॉपी करने से अपने पास बहुत सारी बातें आ जाते हैं. अब जो कॉन्सेप्ट मैं दूंगा उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप सारी अच्छी बुक्स अपने लेवल की, वर्ल्ड की जो भी बुक है आपके लेवल की, वो सारी अच्छी बुक्स आप सॉल्व कर सकते हैं. जैसे NCERT फिजिक्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय डॉक्टर S.C. वर्मा, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स हालिडे, रेसनिक, वॉकर, आई इरोडोव के बुक्स हैं, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, आई इरोडोव, ये सारी बुक आप कर सकते हैं. अब इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स दे देता हूं ताकि आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़े. सबसे पहला स्टेप है कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स को नोटबुक में नोट कर लीजिए. अब जो भी प्रॉब्लम आप करेंगे नोटबुक से मैच करके करिएगा. प्रॉब्लम सारे मैच करेंगे, ये भरोसा मैं देता हूं आपको, सारे मैच करेंगे. दूसरा स्टेप मैं आपको दे रहा हूं, आप जो भी प्रॉब्लम है उसको पढ़िए, डेटा कलेक्ट करिए. डेटा मतलब जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो अननोन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो हमसे मांगा गया है, जो फाइंड करना है, उसको नोट करिए. नोट करने के बाद आप स्टेप 1 में आइए. देखिए कॉन्सेप्ट्स आपके पास में है, कॉन्सेप्ट्स को मैच करिए और उसको आप लगाइए. पक्का सॉल्व होगा, कॉन्फिडेंस लेकिन पूरा रखना है आपको. अब थर्ड स्टेप में एक और दे देता हूं. थर्ड स्टेप यह है कि फिजिक्स में कोई भी चैप्टर में थोड़ा सा भी यदि आपको दिक्कत महसूस होने लगे प्रॉब्लम में, तो एक बार और पढ़िए प्रॉब्लम को. पढ़ने के बाद क्या करिए कि आप फिगर ड्रॉ करिए, फिगर पे सारी बात को रख दीजिए. उसके बाद फिर आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं आपके पास, जो मेरा दिया हुआ, उससे मैच करिए और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको सॉल्व करिए. मैं आपको भरोसा देता हूं कि पक्का सॉल्व होगा. अब मैं शुरू करता हूं फिजिक्स का वो टॉपिक जिसको कि हार्ट ऑफ फिजिक्स कहा जाता है. यह है वेक्टर. यदि वेक्टर आपका स्ट्रांग है, हार्ट स्ट्रांग है, और हार्ट स्ट्रांग है तो लंबी दौड़ आप लगा सकते हैं. तो मैं अब शुरू करता हूं वेक्टर एनालिसिस. वेक्टर एनालिसिस, इसको लोग वेक्टर अलजेब्रा भी बोलते हैं. वेक्टर एनालिसिस को वेक्टर अलजेब्रा भी लोग बोलते हैं. अब वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस में जो पहला टर्म हमारा है, ये टर्म है वेक्टर. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वेक्टर. ये जो वेक्टर है, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, and vectors are added by certain law of addition of vector. For example, triangle law. अब क्या है ट्रायंगल लॉ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. पहले हम वेक्टर की डेफिनेशन लिए हैं, आप इसको नोट करेंगे अपने नोटबुक में. अब वेक्टर के कुछ एग्जांपल्स जैसे डिस्प्लेसमेंट, आपने नाम सुना हुआ है. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे काइनेमेटिक्स के टर्म्स हैं. एक्सीलरेशन,
एटसेट्रा। अब वेक्टर जो फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो तरीका दिया गया है। पहला तरीका है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा तरीका है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम देखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन अब ये क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कहा गया है अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स और ग्रीक अल्फाबेट्स। मतलब कि इंग्लिश के 26 लेटर्स ए टू जेड, ग्रीक अल्फाबेट्स अल्फा बीटा गामा जो होते हैं, आप उससे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। और आगे बोला गया है कि आप जो लेटर यूज करेंगे उस पर एरो हेड देंगे, तीर का निशान देंगे, एरो देंगे लेफ्ट टू राइट। अब वेक्टर की डायरेक्शन ये नहीं समझेंगे कि लेफ्ट टू राइट हो गया, किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर होगा। सिंबल ऐसे ही लिखना है आपको, हमेशा इंग्लिश लेटर ग्रीक लेटर पर एरो हेड जो देना है, तीर के निशान जो देनी है, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट देना है। दिस एरो शोज डायरेक्शन, बट इस समय ये एरो डायरेक्शन नहीं बता रहा है, खाली बता रहा है कि ये एक वेक्टर है जिसके पास में डायरेक्शन है। तो इस तरह से ए एरो, बी एरो, बी एरो, इस तरह से आप सी एरो एक्सेट्रा लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई वेलोसिटी को लिखना चाह रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, तो वेलोसिटी के लिए भी एरो लिख सकते हैं। वेलोसिटी के लिए भी एरो, छोटा भी बड़ा भी कुछ भी ले सकते हैं। स्मॉल भी ले लिया हमने, ये भी ठीक है। बट बच्चों ये नहीं सोचेंगे कभी कि यदि वेक्टर कभी ऊपर की तरफ हो गया तो फिर हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, नो, गलत हो गया, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। यदि कभी वेक्टर हो गया नीचे की तरफ तो फिर हम लेटर पर ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे कभी, ये गलत हो गया। हमेशा एरो जो देंगे लेटर के ऊपर वो लेफ्ट टू राइट ही होना चाहिए। तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं वेक्टर के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर। बट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले एक बात हम कर लें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जो हमने आपको बताया कि वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड किसी का भी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। वेक्टर का भी जो मेजर्ड वैल्यू है, हम इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सिंपली वैल्यू बोल सकते हैं आप। जैसे कोई वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन है ईस्ट के तरफ, तो 10 मीटर पर सेकंड जो हो गया मेजर्ड वैल्यू, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमें क्या सजेस्ट करता है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहता है कि a vector is represented by a straight line with arrow in direction of the vector and taking length of a straight line directly proportional to magnitude of the vector। अब ये डेफिनेशन मैंने बोल दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक एग्जांपल मैं बना रहा हूं। लेट अस सपोज को शॉर्ट में लेट लिख रहे हैं। लेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड और इसकी डायरेक्शन मैंने सपोज किया ईस्टवर्ड। आगे मैं डायरेक्शन आपको लिखना समझाऊंगा कि डायरेक्शन सही सही कैसे आप लिखेंगे। तो ये लिया हमने एक वेलोसिटी। अब इसको हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में ले जाना है, तो इसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। अब स्ट्रेट लाइन हम अपनी मर्जी का नहीं ले सकते हैं। जो इसमें बोला गया आपको, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो फिर हमें यहाँ पर एक स्केल बनाना होगा। इसके लिए क्या करिए कि कोई वेक्टर है उसको 4 इक्वल पार्ट, 5 इक्वल पार्ट में वेक्टर को डिवाइड कर लीजिए।
अब जैसे कि इसको हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, 1 पार्ट हो जाएंगे 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 20 मीटर पर सेकेंड जो मैग्नीट्यूड हुआ, इसको हम सपोज कर रहे हैं लेट 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ a straight line represents 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमने सपोज करा पहले 1 सेंटीमीटर लेंथ का जो स्ट्रेट लाइन लेंगे दैट रिप्रेजेंट्स 20 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो फिर जितना टाइम्स हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे उतना टाइम्स हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो जब भी हम 5 सेंटीमीटर का लाइन ले लें तो ये 5 टाइम्स यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देयरफॉर 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ a straight line, शॉर्ट में लिखा straight line represents 100 मीटर पर सेकेंड। ये हमने पता लगा लिया कि कितना बड़ा स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के लिए। अब जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पढ़ते आ रहे हैं, तो ठीक हमने यहाँ पर दो लाइन को एक दूसरे पे डाला, जैसा कि आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये हो गया ओरिजिन। आगे हम एक्सिस की भी बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे इसके बाद हम। तो ओरिजिन, अब ईस्ट की तरफ हमें चाहिए एक वेक्टर भी जिसके लिए स्ट्रेट लाइन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब लिया हमने अलग से ओरिजिन, ये तो डायरेक्शन के लिए ले लिए हैं, अब अलग से लिया ओरिजिन। और पूरे फिजिक्स में बच्चों हमेशा कोई भी ड्राइंग शुरू करिए तो ओरिजिन से करिएगा, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आपको कंफर्टेबल हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। अब लिया हमने ओरिजिन, यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया। अब इस स्ट्रेट लाइन में 5 सेंटीमीटर मैं ले रहा हूं, थोड़ा बड़ा ले रहा हूं आपके देखने के लिए, ठीक है। कोई स्केल नहीं है मेरे पास में। 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 सेंटीमीटर रफली हमने ले लिया। अब ये 5 सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन लिया हमने, इसमें हम एरो देंगे ईस्ट के तरफ, ये दे दिया एरो हमने ईस्ट के तरफ। अब मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूं। नाउ ये जो O2 ए वेक्टर है, पढ़ेंगे भी ऐसे ही सारे वेक्टर को पढ़ेंगे इसी तरह से। इसको टेल बोलते हैं वेक्टर का, फुट बोलते हैं, टेल बोलते हैं इसको हेड बोलते हैं वेक्टर का। तो टेल टू हेड जैसे आप देख रहे हैं जिधर की तरफ वैसे बोलना है। अब ये जो OA वेक्टर है, ये वेक्टर हमारा 100 मीटर पर सेकेंड और ईस्टवर्ड है। लेकिन बच्चों यदि आप ये फिगर किसी को दे दीजिए ड्रॉ करके और ये लिख करके नहीं दीजिए तो क्या कहेगा कि ये तो 5 सेंटीमीटर का है, डायरेक्शन तो ईस्ट है, ठीक है, लेकिन ये तो 5 सेंटीमीटर का है। एंड सो वहां पर हम लोग जो ये फर्स्ट लाइन है इसको लिख देंगे फिगर के नीचे में। अब क्या लिखेंगे हम, थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 20 मीटर पर सेकेंड, ये लिख देंगे। अब देखिए जिनको जानकारी होगा फिजिक्स की थोड़ा सा भी तो समझ जाएंगे कि 5 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 20 मीटर पर सेकेंड, तो 5 सेंटीमीटर है, दिस विल बी 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये हो गया हमारा वेलोसिटी भी हो गया। अब वेलोसिटी भी 100 मीटर पर सेकेंड को हमने ज्योमेट्री की मदद से, स्ट्रेट लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करा। अब इसको थोड़ा सा नीचे दूसरे तरीका से लिखते हैं। ये जो OA वेक्टर हो गया, OA वेक्टर, अब ये OA वेक्टर भी के बदले में या फिर OA के बदले में भी लिखा है आपने। एंड सो दिस इज भी वेक्टर, और भी वेक्टर क्या है हमारा 100 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड। अब आगे से हम लोग
ये दोनों सिंबल यूज किया करेंगे। कभी स्ट्रेट लाइन की लेंथ देख करके टेल टू हेड वेक्टर बोल लेंगे, कभी सिंबल बोल लेंगे। ये भी सिंबल ही है, बट ये है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और ये जो आप स्ट्रेट लाइन लेंगे उसके मदद से आप वेक्टर को पुकारेंगे। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन की जगह है जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, लोग बोल देते हैं लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब आप यहीं पर गौर कर लीजिए, लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर क्या है 100 मीटर पर सेकेंड। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन is directly proportional to magnitude of vector। अब जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को मैं ले जाता हूं ट्रायंगल में। ट्रायंगल में आप आगे ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा इसको ट्रिग्नोमेट्री पर मैं यूज करके आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो कभी। हमने लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये लिया राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें लिया हमने ए बी वेक्टर, एक वेलोसिटी v1, BC वेक्टर एक वेलोसिटी v2। अब AC वेक्टर एरो दिया, AC वेक्टर वेलोसिटी इसको बोला v3। अब यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं, आगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। अभी आप जान लीजिए, एरो को हटा देंगे, डायरेक्शन को हटा देंगे तो ओनली मैग्नीट्यूड बचेंगे वेक्टर के पास में। थोड़ा और डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड पर हम। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं लेट v1 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, v2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पूरे फिजिक्स में आप हर जगह लगा सकते हैं। तो फिर ये v3 अपने आप हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे कहा गया ये एंगल निकालो थीटा, हमसे कहा गया कि एंगल निकालो अल्फा। तो फिर यहां से अब हम ले रहे हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC, बेस है AB लिखा हमने। लेकिन अब देखिए कितनी बड़ी परेशानी है हमारे पास, हमें लाइन की लेंथ तो दे नहीं रहा है प्रॉब्लम। तो फिर हम क्या करें? तो जो अभी पढ़ा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कि लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन के रेशियो वेक्टर की मैग्नीट्यूड का रेशियो सेम होते हैं। एंड सो यहां पर हम जो BC से रिप्रेजेंटेड वेक्टर है v2 उसका मैग्नीट्यूड लिया, AB से रिप्रेजेंटेड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लिया। जो रेशियो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन में वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में रेशियो आ गया। अब आप जो है v2 बाई v1, v2 की वैल्यू 4, v1 की वैल्यू 3, 4 बाई 3। अब मैं आपको यहां से थीटा बता रहा हूं, दिस इज 53 डिग्री। और आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि जब कोई ऐसा ट्रायंगल आवेगा आपको, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 3, 4, 5 होता है, तो वहां पर आपको ये एंगल नहीं देता है प्रॉब्लम, और इसकी जरूरत आपको है। इसलिए आप इसको याद भी रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब 3, 4, 5 हुआ साइड्स, तो वहां पे ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। कभी कभी बच्चे जो है कंफ्यूज भी करते हैं कि ये 53 होगा या ये होगा। तो इसका आपने जो ज्योमेट्री पढ़ा है आपने पिछले क्लास में, उसमें आपने पढ़ा है कि बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है। तो ये 53 डिग्री है, ये एंगल 37 डिग्री है। छोटे साइड के सामने का एंगल छोटा होता है, ये है आपका 37 डिग्री। फिर भी मैं इसको tan लेकर के निकालता हूं, tan अल्फा इक्वल टू AB अपॉन BC। नाउ AB is 3, BC is 4। अब ये हो गया अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री। आप इसको याद रखेंगे जिससे कि डायरेक्शन निकालने में आपको कभी कोई परेशानी ना हो। इसी तरह से मैथमेटिक्स की जहां जो जरूरत होगा वो सारा मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए कोई भी बच्चे टेंशन नहीं लीजिएगा। मैथमेटिक्स मैं सिखाऊंगा आपको पूरे फिजिक्स के लिए। अब मैं आता हूं डायरेक्शन पर। डायरेक्शन वेक्टर का
सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि डायरेक्शन यदि गलत होता है तो पूरी वेक्टर गलत हो जाते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करें, तो आप इसको सीख लीजिए अच्छी तरह से। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर की डायरेक्शन आपको जब भी चाहिए तो वहां पर क्या करिए कि जो वेक्टर आपके पास है वो वेक्टर किसी एक स्ट्रेट लाइन के साथ, किसी एक एक्सिस के साथ, किसी एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यानी कि कोई वेक्टर जो एक एक्सिस के साथ, एक स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल बनाता है वो वेक्टर के डायरेक्शन को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर अब यहाँ पर थोड़ी एक्सिस की बात मैं करता हूं आपसे। जैसे ये लिया हमने ओरिजिन, ये एक स्ट्रेट लाइन लिया। फिजिक्स कहता है वन स्ट्रेट लाइन इज वन एक्सिस, ना एक्स ना वाई ना जेड, ये फिजिक्स नहीं बोलता है, ये आप पे डिपेंडेंट है। फिजिक्स कहता है टू स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज आर टू एक्सिस। मैथ की तरह ये नहीं कहता है कि ये एक्स होगा ये वाई होगा, नो, आपकी मर्जी पर डिपेंड है। फिर कहता है फिजिक्स when three axes are mutually perpendicular to each other, अब ये ऐसे है ये ऐसे है, ये वाली लाइन जो है, मैं पेन को खड़ा करता हूं बोर्ड पे, आप अपनी नोटबुक पे ऐसे खड़ा करिएगा। अब ये जो देख रहे हैं आपके नोटबुक पर पेन खड़ा होगा तो बिल्कुल आसमान के तरफ चला जाएगा, आपके घर के छत के तरफ चला जाएगा ये पेन का टिप जो है। अब इस समय आप देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो फिर फिजिक्स कहता है थ्री लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर थ्री एक्सिस। अब नाम हमें रखना है तब है कि 9th क्लास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चे शुरू करते हैं, मैथ में, फिजिक्स में भी सीखते हैं ग्राफ्स, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ले लेते हैं ताकि बच्चे को कंफर्टेबल फील हो। लेकिन यदि कभी इसको जेड एक्सिस बोल दिया तो गलत नहीं समझिएगा, यदि कभी इसको वाई एक्सिस बोल दिया तो गलत नहीं समझिएगा, इसको एक्स एक्सिस यदि कभी बोल दे फिजिक्स तो गलत नहीं समझिएगा कभी, ठीक है। तो चलिए अब हम लेते हैं इसको एक्स एक्सिस, ओरिजिन टू एक्सिस जहां मिलते हैं, ये एक्स ये वाई ले लिया, ये ओरिजिन, यहां पर मैं इसको बोल रहा हूं एक्स एक्सिस, इसको बोल रहा हूं वाई एक्सिस, इसको बोल रहा हूं जेड एक्सिस। प्रैक्टिकली थोड़ा सा और बता देता हूं, आप अपने रूम के किसी भी कॉर्नर पर आप गौर करिएगा, रूम का लेंथ ये देख लीजिए, रूम का ब्रेथ ये देखिए, लंबाई चौड़ाई दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और ये ऐसे हाइट, रूम का हाइट लीजिए और देखिए कि ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच भी आपको दिखेगा एंगल 90 डिग्री। अब वन एक्सिस जब होते हैं तो इसको कहते हैं वन डायमेंशन, टू एक्सिस होते हैं तो कहते हैं टू डायमेंशंस, थ्री एक्सिस जब होते हैं तो कहते हैं थ्री डायमेंशंस। अब थोड़ी सी यहीं पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे एक्स एक्सिस हो गया, कोई वेक्टर है ये आपका ए, अब ए फॉर एनी वेक्टर, ये कोई वेक्टर ए है, अब इसका हमें डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन बताना है, तो आप एक एक्सिस के साथ, एक फिक्स्ड लाइन के साथ एंगल देख लीजिए। अब आप कहेंगे एंगल में क्यों मैंने ये लगा दिया, तो बच्चों अच्छी तरह से नोट करके रखिएगा और हमेशा के लिए इस पर गौर करिएगा, ये बहुत गलती कराता है जो मैं बोलने जा रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस वर्ड को जानबूझ के, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव। अब आप कहेंगे हम कैसे समझें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को, तो कुछ नहीं, आप किसी वेक्टर का जिस एक्सिस से एंगल देख रहे हैं, ये एंगल आपने देखा, दिस थीटा एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जांच करा मैंने, तो जिसके साथ एंगल देखे हैं वेक्टर का उस पर फिंगर रखिए और ऐसे रोटेट करके वेक्टर पे ले जाइए, इतने थीटा एंगल, एक्सिस पर फिंगर रख करके ऐसे फिंगर का टिप को ऐसे रख करके वेक्टर की तरफ ऐसे ले जाइए। यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया हमने तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। वहीं पर मैं जरा यहां पर अब एक एंगल आपको दिखाता हूं, ये कोई वेक्टर ले रहा हूं बी, अब इस वेक्टर का
ये एंगल मैं बोल रहा हूं अल्फा। अब ये जो अल्फा एंगल है, अब ये अल्फा एंगल आपका क्लॉकवाइज एंगल है। कैसे? वाई एक्सिस से देख रहे हैं अल्फा एंगल, तो फिर आप क्या करिए, इस लाइन पर फिंगर रख करके अल्फा एंगल बी की तरफ ले जाइए। क्या देख रहे हैं? क्लॉकवाइज हो गए हम, तो अल्फा इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव एंगल। यहां पर हम बोले इसके नीचे बोल रहे हैं बी वेक्टर इज एट एंगल अल्फा विथ वाई एक्सिस। इतना लिख करके यदि हमने दे दिया, हम गलत हो चुके हैं। क्यों गलत हो चुके हैं जान लीजिए। ये एंगल अल्फा जो है नेगेटिव है, क्लॉकवाइज एंगल, माइनस तो दिया नहीं हमने इसमें, तो फिर आप कहेंगे माइनस लगा दो इसमें। लेकिन बच्चों, एंगल में माइनस लगाना भी स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई स्केल नहीं बना है एंगल मेजर करने का जिसमें कि नेगेटिव हो। तो फिर यदि आपने लिखा -30 डिग्री, -60 डिग्री, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे बुक में तो आंसर होता है, तो ठीक है, बुक में आंसर होता है तो अच्छी बात है, आप देख लिए कि ठीक है नेगेटिव है। लेकिन बीइंग स्टूडेंट आपसे जवाब मांगता है फिजिक्स नेगेटिव क्यों लिया, इसलिए आप नेगेटिव लगाएंगे नहीं इसमें। नेगेटिव के बदले में आप वर्ड यूज कर लेंगे ऐसे कॉमा दे करके क्लॉकवाइज। तो ये है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। कैसे दिखाया? एक वेक्टर एक एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करेंगे ये बता देगा वेक्टर का एक्चुअल डायरेक्शन, क्योंकि एक एंगल पर एक ही स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। एक एंगल पर एक ही स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए एंगल को कहते हैं परफेक्ट मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये था बच्चों वेक्टर की डायरेक्शन बताना। 3D में हम बाद में आएंगे। चलिए अब इसके आगे मैं आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा न्यूज के टर्म में भी देख लें डायरेक्शन। न्यूज वर्ड आप जो सुनते हैं न्यूज, ये न्यूज समाचार जो सुनते हैं तो उसमें न्यूज क्या है आपको पता है ऑलरेडी, फिर भी मैं बोल रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए से, तो आप एक्सेलरेशन नहीं एनी वेक्टर समझेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ न्यूज मतलब नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, इसके टर्म में डायरेक्शन देखना है। अब ये लिया हमने। अब छोटे क्लास से बचपन से देखते आ रहे हैं, इधर ईस्ट लेते हैं, शॉर्ट में ई लिखा, आगे भी शॉर्ट में लिखेंगे। इधर आप वेस्ट लेते आ रहे हैं, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ये लेते आ रहे हैं। चलिए ले लिया हमने। अब यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं डायरेक्शन की। एक वेक्टर हमने ड्रॉ करा ओरिजिन पर बिल्कुल ऐसे ईस्ट के तरफ, इस वेक्टर को मैंने नाम दिया ए। एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया हमने इन बिटवीन दोनों के, ये 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री। नाउ ये वेक्टर, इसको मैंने बोला बी। अब कोई थर्ड वेक्टर ले रहे हैं, ये ले रहे हैं सी वेक्टर, थर्ड वेक्टर लिया हमने। नाउ इसका एंगल इधर से लिया हमने 30 डिग्री, इधर से लिया 60 डिग्री। चलिए 3 पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के टर्म में, न्यूज के टर्म में। अब तीनों वेक्टर का डायरेक्शन बोलते हैं वेक्टर ए। अब ये वर्ड छोड़ देंगे हम लोग बोलना, अब वेक्टर ए बोलेंगे, ए पर एरो दे दिया करेंगे। इज ईस्ट वर्ल्ड। अब ये हुआ एक लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज को मैं यूज करूंगा इस समय, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आईआईटी में, नीट में, सभी जगह पर, तो उसका लैंग्वेज होता है इंटरनेशनल। तो क्वेश्चन हम पहचानेंगे तभी हम सॉल्व करेंगे। लोकल लैंग्वेज भी हम लोग यूज करेंगे, बट राइटिंग हमेशा हमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, इंटरनेशनल लैंग्वेज में सीखना पड़ता है फिजिक्स में। तो ईस्ट वर्ल्ड और
और ड्यू ईस्ट, इस तरह से सफिक्स एंड प्रीफिक्स जिसको कहते हैं कि बाद में लगाया वर्ल्ड या फिर पहले लगाया ड्यू, ये ड्यू दो तरीका। तीसरा तरीका जो होता है लोकल होता है। अब यदि नॉर्थ की तरफ वेक्टर होगा तो नॉर्थ वर्ल्ड ड्यू नॉर्थ बोलेंगे, वेस्ट की तरफ वेक्टर होगा तो वेस्ट वर्ल्ड ड्यू वेस्ट बोलेंगे, साउथ की तरफ होगा वेक्टर तो साउथ वर्ल्ड ड्यू साउथ बोलेंगे। अब आते हैं वेक्टर बी पर, तो वेक्टर बी इज, अब ये वेक्टर बी जो है 45 डिग्री एंगल ईस्ट के साथ 45 डिग्री नॉर्थ के साथ बना रहा है। बी इज एट 45 डिग्री। अब अभी अभी हम लोगों ने बात करी कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव एंगल है, तो फिर ये वाला एंगल लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ईस्ट पे फिंगर रखिए और ले जाइए रोटेट करा के वेक्टर की तरफ, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंड सो ये एंगल हमें लेना होगा तो ये पॉजिटिव होगा एंगल, ये लेंगे तो नेगेटिव होगा एंगल। नाउ बी इज एट 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब जिस दो डायरेक्शन के अंदर है वेक्टर दोनों का नाम लेना पड़ेगा हमें, तो नाम कैसे लेते हैं, तो पहले बोला नॉर्थ और उसके बोला बाद में बोला ईस्ट। अब इसी बात को बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं और नॉर्थ हाइफन ईस्ट ऐसे भी लिखते हैं लोग, 45 डिग्री जब होता है। अब आपने कभी सुना होगा हमारे हिंदुस्तान के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स सब हैं, बोलते हैं लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है, तो फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स क्यों बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ स्टेट क्यों नहीं बोलते, मणिपुर त्रिपुरा वगैरह जो नाम लेते हैं लोग, तो क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं ये सब, तो फिर नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं। तो फिजिक्स इज नेचुरल साइंस, नेचुरली जो कुछ आप करते हैं बोलते हैं वही फिजिक्स में पढ़ते हैं लिखते हैं। चलिए तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी उलट के भी लिख देते हैं, ईस्ट नॉर्थ भी लिख देते हैं, बट सावधान रहें, छोटी सी गलती हमारे लिए बहुत मुश्किल कर देता है। तो अब तीसरा वेक्टर थर्ड पर आते हैं, सी वेक्टर के बारे में देखते हैं। तो वेक्टर सी इज, अब ये एंगल मैं पहले बोल रहा हूं 30 डिग्री वाला, वेक्टर सी इज एट 30 डिग्री, एट 30 डिग्री। अब आप कहेंगे तो क्लॉकवाइज है तो -30 डिग्री लिखें, लेकिन यहां पर इनके टर्म में डायरेक्शन लिखने का एक अपना एक कन्वेंशन है, एक तरीका है, जिसमें कि आप इस डायरेक्शन को यूज करेंगे तो माइनस लगाते नहीं है, बल्कि इसके लिखने का जो तरीका है वो ये है 30 डिग्री एंगल किससे देखा, वेस्ट से देखा, नॉर्थ और वेस्ट के अंदर है वेक्टर, तो आप इसको बोल दीजिए नॉर्थ ऑफ वेस्ट, हो गया। जो कोई फिजिक्स जानते हैं तो उनको पता चल जाता है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोले तो फिर वेस्ट के साथ एंगल है, ठीक है। उसी तरह से 60 डिग्री यदि कोई बोलते हैं और वेक्टर सी इज एट 60 डिग्री, अब 60 डिग्री एंगल नॉर्थ के साथ में है तो फिर आप यहां पर नॉर्थ का नाम बाद में लेंगे तो बोलेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अब इन सारे को एक बार में मैं बोल देता हूं कि यदि दो डायरेक्शन के अंदर वेक्टर हो तो दोनों डायरेक्शन का नाम लेना है, जिसके साथ एंगल देखेंगे उसका नाम बाद में लेंगे हम। अब यहां पर जैसा कि देख रहे हैं 60 डिग्री एंगल नॉर्थ के साथ देखें, नॉर्थ का नाम के साथ देखें, वेस्ट का नाम बाद में, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के टर्म में डायरेक्शन लिखना। चलिए तो डायरेक्शन का हमने काम कर लिया कि डायरेक्शन वेक्टर का हम कैसे बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से मैग्नीट्यूड की बात कर लिया, डायरेक्शन की बात कर लिया हम लोगों ने। अब थोड़ी सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का सिंबल पहचान लेते हैं कि सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब एक वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड के सिंबल होते हैं, सपोज हमारे पास में कोई वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लिखना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखें, तो दिस इज रिटन एज, ये इसको आप क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
फिर लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, एरो हटा दिया, जैसे हमने बात करी थी पहले आपसे कि एरो हटा दिया मतलब कि डायरेक्शन हटा दिया, तो फिर ये मॉडुलस ए, या फिर आप ऐसे ए लिख करके डायरेक्शन बता सकते हैं एक वेक्टर का। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कभी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कभी नहीं लेंगे नेगेटिव। इसलिए आप नोट करके रख लीजिए अच्छी तरह से अपने नोटबुक में, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये सारे हमने वेक्टर्स की बात करी। अब थोड़ा स्केलर की बात कर ले हम। स्केलर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बोला गया है जिसके पास में ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को नाम दिया गया है स्केलर। तो स्केलर is a physical quantity which has only magnitude and it has not direction। अब इसके एग्जाम्पल्स भी आपको पता है, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, मास एटसेट्रा। इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके पास में डायरेक्शन नहीं है, ये सारे स्केलर क्वांटिटी हैं। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे स्केलर्स हैं जिसमें कि डायरेक्शन है, लेकिन उसको स्केलर माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो आपने जो पढ़ा वेक्टर के डेफिनेशन में, वेक्टर्स आर एडेड बाय अ सर्टेन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल लॉ। तो ये जो वेक्टर है, ये स्केलर है, ये ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं करता है। यदि ट्रायंगल लॉ इस पे लगा देंगे, आगे पैरेललोग्राम लॉ भी है, पॉलीगन लॉ भी है, बट बेसिक लॉ इज ट्रायंगल लॉ। तो जब ये लगा देंगे तो सही रिजल्ट नहीं देता है, तो इसको हम एक्सेप्शंस ऑफ स्केलर बोलते हैं। तो क्या है एक्सेप्शंस ऑफ स्केलर? तो जैसे रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है कि जैसे किसी पाइप में वाटर का फ्लो हो रहा है, वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। मान लीजिए कि 2 लीटर पर सेकेंड वाटर फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 2 लीटर पर सेकेंड। हाँ, आगे आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, तो फिर वहां पर आपको जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अब ये इलेक्ट्रिक करंट हो जाएंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो, या मैं फ्लूइड लगा देता हूं, थोड़ा सा आपको सोचना आसान हो जाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो तो उसके वॉल्यूम पर सेकेंड ले लेंगे, वो हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको कि आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो आप पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इनके पास में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन ये वेक्टर नहीं होता है। तो हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट दीज आर स्केलर्स, ये स्केलर्स हैं। क्यों? बिकॉज they do not obey law of addition of vector, law of addition of vectors, या फिर सीधे बोल दें ट्रायंगल लॉ, डायरेक्ट बोल दें तो भी ठीक है, कोई बोल दें कि डू नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ, ये भी आप बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्शन इसका लेके दिखा देता हूं। जैसे एक पाइप है ऐसे, दूसरा कोई पाइप है ऐसे। अब ये दोनों पाइप का यहां जंक्शन है, इधर से आ रहा है वाटर 2 लीटर पर सेकेंड, इधर से आ रहा है वाटर, इधर से वाटर आ रहा है सपोज 3 लीटर पर सेकेंड।
अब देखिए कि ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये वैल्यू हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। यदि आप इसमें 1 सेकंड में वाटर को कलेक्ट करिए, इस पाइप में मेजर करिए, तो आपको पक्का मिलेगा 5 लीटर पर सेकेंड। कोई लॉ नहीं, कोई ट्रायंगल लॉ नहीं, कोई पैरेललोग्राम लॉ नहीं, और आपको सही रिजल्ट मिल रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप पढ़े हैं 10th क्लास में। जैसे ये आ रहा है करंट, ये रजिस्टर दिखाया, कंडक्टर में थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, तो फिर ये कंडक्टर समझिए। अब ये हमने दिखाया 3 कंडक्टर्स, तीनों में थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस होंगे। नाउ एक रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर में हमने सोचा एक करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, अब ये डायरेक्शन हो गया। दूसरे में आ रहा है सपोज 3 एम्पियर का करंट। अब आप बच्चों इस पाथ में एक आमीटर लगा दीजिए और उस आमीटर का रीडिंग चेक करिए, तो ये 100% आपको भरोसा देता हूं कि इसका रीडिंग आवेगा आपको 5 एम्पियर, मतलब कि 2 + 3 = 5 हो गया। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है इनके पास में, लेकिन ये स्केलर्स हैं। तो इस तरह से ये हैं एक्सेप्शंस ऑफ स्केलर्स। अब बच्चों हम आपको अगली लेक्चर में बताएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, देन उसके अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे ट्रायंगल लॉ। नेक्स्ट उसके अगला लेक्चर आएगा हमारा, उसमें होगा पैरेललोग्राम लॉ। इस तरह से आपको अभी 8 लेक्चर्स मैं दूंगा, जिसमें कि सारी वेक्टर के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। और जब लास्ट लेक्चर होगा फिर मैं आपको अलाउ कर दूंगा कि वर्ल्ड की कोई भी बुक उठाइए और अपनी क्लास जो किए हैं आप उसको देख करके सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। थैंक यू, बाय बाय।